2 जुलाई को जब ये घटना घटी तभी से ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर बाबा के खिलाफ अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई, बाबा को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, लेकिन इसका जवाब नहीं मिल रहा। और अब तो बाबा मीडिया के सामने आ चुका है। राजेश जी, जब मीडिया बाबा तक पहुंच सकता है तो फिर आपकी पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही? बाद तुरंत सरकार एक्शन में आई। सरकार ने 3 मंत्रियों को वहां भेजा। अगले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी वहां गए, समुचित इलाज की व्यवस्था की घायलों की। सरकार पूरी तरह से एक्शन के मोड में, तुरंत मुकदमा कायम किया गया। एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो आयोजक थे जिनकी संलिप्तता इस कार्यक्रम में मिली उनको अरेस्ट किया गया। 1 लाख का इनाम घोषित किया गया। जिसको इनाम घोषित हुआ उसको आज रात में गिरफ्तार किया गया। सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में आयोग का गठन किया गया, उसमें वरिष्ठ अधिकारी रखे गए। आज आयोग ने जाकर के वहां पर जांच की। जांच में जो रिपोर्ट आएगी, यदि बाबा दोषी होगा या और कोई दूसरा दोषी होगा, निश्चित रूप से सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। राजेश जी, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है, टीम का गठन कर दिया गया, जो मुख्य आयोजक है उसके खिलाफ एफआईआर हो गई, गिरफ्तारी हो गई। ये जो पूरी समिति थी सत्संग की, ये समिति किसकी थी राजेश जी? उस बाबा की थी ना? हाँ, बाबा की समिति थी। तो फिर बाबा से पूछताछ तो हो सकती है। जो सीधे रूप से इन्वॉल्व थे उनको अरेस्ट किया गया। अब बाबा की जितनी उसमें संलिप्तता पाई जाएगी, बाबा के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बाबा की सरकार है, योगी बाबा की सरकार है, किसी को छोड़ने वाली नहीं है। अब निश्चित रहिए, जांच होने दीजिए। जांच में जो दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, आपको क्या लगता है कि बाबा की कोई गलती नहीं है इसमें? प्रशासन की गलती है, प्रशासन जिम्मेदार है? न मैं जांच अधिकारी हूँ, न आप जांच अधिकारी हैं, न आप उस स्थान पे जाकर के जांच करके आई हैं। आप अपने चैनल में स्टूडियो में बैठ करके डिबेट कर रही हैं। जो जांच करने की जिम्मेदारी सरकार ने जिनको सौंपी है उनका काम है। ये मेरा काम नहीं है किसी को दोषी तय करना। ये आपका काम नहीं है किसी को दोषी तय करना। राजेश जी, हम यहाँ पर किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन जिस सत्संग में 121 लोगों की मौत हो जाती है, उनके प्रति थोड़ी सी तो संवेदना आपके मन में भी होगी ना? आपका प्रशासन था ना सर, बीजेपी की सरकार। पूरी संवेदना उनके प्रति है। सरकार ने मुआवजे की घोषणा की, राज्य सरकार ने अलग, केंद्र सरकार ने अलग। खुद मेरे निर्वाचन क्षेत्र की एक महिला की दुखद मृत्यु वहां पर हुई। मैं उनके घर गया, उसकी बेटी घायल थी, उसको ले जाकर के हॉस्पिटल में मथुरा में एडमिट कराया, उसका इलाज चल रहा है। पूरी तरह हम उन परिवारों के साथ हैं। आज उनको आवश्यकता घावों पर मरहम लगाने की थी। और जहां तक कानूनी कार्रवाई का सवाल है, पुलिस की कार्रवाई का सवाल है, वो पुलिस एकदम निष्पक्ष होकर के कार्रवाई कर रही है। जो दोषी होगा उसको गिरफ्तार करेंगे, चाहे कितना बड़ा आदमी क्यों ना हो। मुआवजा किसी की मौत के घाव का मरहम तो नहीं हो सकता ना? 121 लोग मर गए हैं राजेश जी, और आप ये कह रहे हैं कि मुआवजा दिया जा रहा है, सरकार सतर्क है, सरकार अपना काम कर रही है, जांच कमेटी अपना काम कर रही है, ठीक है। लेकिन जो बाबा 2 जुलाई से अंडरग्राउंड है, वो मीडिया के सामने आ जाता है, मीडिया के सामने आकर के ये कहता है कि भाई मुझे दुख है इस चीज का, हम सब पीड़ित परिवारों के साथ हैं। जिस बाबा को इतने लोग अपना भगवान मानते थे, वो इस दुख की घड़ी में फरार है, अंडरग्राउंड है, और पुलिस उस तक अगर नहीं पहुंच पाती है तो सवाल तो उठेंगे ना। फिर जांच कमेटी से या फिर आपसे, सरकार है जिसकी। अभी आप कह रही थी कि मीडिया में आ गया तो फरार कहाँ है, अंडरग्राउंड कहाँ है? बाबा अपने घर में होगा, बाबा अपना जवाब 90 घंटे के बाद राजेश जी, 90 घंटे के बाद। नहीं, हाँ नहीं, आपने कहा कि मीडिया के सामने आ गया तो फरार कहाँ है? 90 घंटे के बाद आया ना राजेश जी, 90 घंटे से कहाँ था? अरे अब जांच का मौका भी नहीं देंगी, इतना तो भारत का संविधान देता है, जांच का मौका। देखिए 2005 में घटना हुई थी महाराष्ट्र के अंदर, आज भी जो लोग मरे थे, लगभग 250 से अधिक लोग उसमें मरे थे, आज भी वहां पर मुआवजे के लिए घूम रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी उस समय वहां पर, आज भी घूम रहे हैं लोग, कोर्ट जा रहे हैं। जब मुआवजे की घोषणा हुई थी, नहीं दिया सरकार ने। ये हमारी सरकार की संवेदनशीलता को दिखाता है। मुख्यमंत्री जी किस तरह से जनता के प्रति संवेदनशील है, इसको दिखाता है। एक एक व्यक्ति की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, और जो दोषी है किसी को नहीं छोड़ने वाले। दिल्ली से पकड़ के लेके आए ना, 1 लाख का इनाम घोषित किया था जो मुख्य आयोजक है उसके मधुकर के खिलाफ। ठीक है। और जो इसमें दोषी होगा सबको पकड़ेंगे और जाकर के अदालत के
कटघरे में उसको खड़ा किया जाएगा। कानून का काम है, अदालत का काम है उसको सजा देना, हमारा काम है कानून के सामने उसको पेश करना। उसको ठीक है सुरेंद्र जी, आपने सुना सुरेश जी कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए, थोड़ा सा इंतजार तो कीजिए, क्योंकि राजनीति तो खूब इस मसले पर हो रही है। राहुल गांधी खुद हाथरस में गए, उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात भी की, लेकिन बाबा के खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। किसी ने एक शब्द एक बार भी ये नहीं बोला कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके पीछे क्या वजह है सुरेंद्र जी? तो बोलते हैं कि बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कायदे से होनी चाहिए। मुख्य अभियुक्त है, कैसे चाहिए, जैसे चाहिए बुलवाइए। अभी राजेश जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमारे मित्र विधायक हैं। राजेश जी से मैं सिर्फ इतना एक लाइन खाली कहना चाहता हूं कि राजेश जी, मान लो ये सरकार अखिलेश यादव की होती है, राहुल गांधी की होती उत्तर प्रदेश में, और आप होते विरोध में, तो आप इसी तरीके से बात कर रहे होते। अपने भगवान को मथुरा के रहने वाले हो, क्या कृष्ण भगवान को साक्षी मान करके बता दो अगर इसी तरीके की बात कर रहे होते। अगर आप इस तरीके की बात कर रहे होते तो मैं बहस छोड़ करके चला जाऊंगा। आप सत्ता को बचाने के लिए बैठे हो, जनता को बचाने के लिए बैठे हो, आप किसको बचाने के लिए बैठे हो ये तय कर लो। आप हमको बताओ कि किस तरीके की आज की डेट में तो आपकी पुलिस को ताला लगा देना चाहिए। यशोवर्धन सर बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं इनसे क्या माफी मांगते हुए कहता हूँ कि आपकी पुलिस को तो बचा देना, उस ताले में बंद कर देना चाहिए और एएनआई को उत्तर प्रदेश की पुलिस घोषित कर देना चाहिए। वो बाबा को ढूंढ ले रहे, आपकी पुलिस बाबा को नहीं ढूंढ पा रही। आप बात समझो राजेश जी, आपके क्षेत्र की भी महिला क्या नाम की सुरेंद्र जी, राजेश जी तो ये कह रहे हैं कि बाबा लापता थोड़ी ना है, गायब थोड़ी ना है, वो तो मीडिया के सामने आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं ढूंढ पा रहे। वो कह रहे हैं कि अभी तो बाबा, सुनिए सुनिए सुरेंद्र जी, अभी अभी राजेश जी ने ये कहा कि बाबा जब अगर दोषी पाया जाएगा तब उससे पूछताछ होगी। वो अभी ये मान ही नहीं रहे कि बाबा दोषी है। आप मानते हैं? बात मैं कह रहा हूँ 100% दोषी है। अच्छा, कहीं कोई जो राय नहीं। हाँ, 100% तो जांच एजेंसी तय करेंगी ना। ये हमारा काम कब से हो गया कौन दोषी है? राजेश भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप तो विधायक हो, विधायक जी सम्मान करो। मैं आपसे 2-3 चीजें पूछ रहा हूं, सिर्फ इतनी सी बता दो हमको कि अगर आप इस समय सत्ता पक्ष में नहीं होते, विरोध में होते, तो आप यही बात कह रहे होते कि बाबा दोषी नहीं है। अभी जांच होने दो। मैं आपको याद दिलाऊं आपकी बातें, 2012 से 2017 तक की बातें याद दिलाऊं आपको। वैसे यार, आप कृष्ण के क्या नाम, आप मथुरा के रहने वाले हो, कम से कम इतना तो झूठ मत बोलो। कम से कम आपको उस जनता के लिए आप जिम्मेवार हो। ये मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है। तो ये जनता के लिए अगर आप जिम्मेवार हो तो आप जनता को भगवान मानो। आप योगी सरकार को क्यों भगवान मान रहे हो? आप कहो योगी सरकार निकम्मी है, आप कहो योगी सरकार ने अभी तक पूरा काम नहीं किया। आप इस चीज को भी कहो कि 80,000 क्या नाम लोगों की वो थी परमिशन थी, 2.5 लाख लोग कैसे आ गए? आप ये जरूर पूछो लोगों से, राजेश जी आप मित्र हो, ये जरूर पूछो जाकर के कि वहां पर जब आयोजन दिया जाता है तो प्रशासन ये पूछता है कि भाई तुम्हारे पास एम्बुलेंस कितनी है या नहीं है, कि सरकार भेजे तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। तुम्हारे पास वाटर टैंकर कितने हैं या नहीं है कि सरकार दे तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी, लेकिन पुलिस की प्रणाली को जो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, मैं वापस से लौटूंगी आपके पास सुरेंद्र जी, लेकिन पुलिस की प्रणाली को जो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं यशोवर्धन आजाद जी, वो हमारे साथ कनेक्ट हैं। यशोवर्धन जी, मेरा सीधा सवाल ये है कि नामजद तो किया जा सकता है ना बाबा को, जब इतनी बड़ी लापरवाही सामने आती है, चूक सामने आती है और एक क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है, नामजद किया जा सकता है, पूछताछ की जा सकती है या नहीं? कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है यशोवर्धन जी? कानूनी प्रक्रिया के बारे में आपने पूछा, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि अगर मैं एसआईटी का चीफ रहता या वहाँ का एसपी रहता तो सबसे पहला नाम मैं इस बाबा भोलेनाथ, सूरजपाल सिंह शायद इसका नाम है, इसको डालता एज मुख्य अभियुक्त। ये बड़े ही गंभीर चर्चा का विषय है कि किस तरह वहाँ के एसपी हाथरस ने ये निर्णय नहीं लिया इस व्यक्ति को मुख्य अभियुक्त बनाने का। नंबर 1, जब भी परमिशन दी जाती है, जैसा अभी एक वक्ता ने कहा, परमिशन कुछ शर्तों पे दी जाती है और हाथरस ऐसी जगह में 85,000 व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम कराने के लिए कोई भी सुरक्षा व्यवस्था या ऐसी व्यवस्था न तो आयोजकों ने कराई
और ना ही जिला सक्षम है। और इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसे बाबा को अपने निजी कार्यक्रम करने से परमिशन देना ही नहीं चाहिए। ये हुई पहली बात। दूसरी बात ये है कि कार्यक्रम में अगर आयोजकगण की परख करके अगर देखा जाए कि ये व्यवस्था करने में सक्षम नहीं है तो फिर भी उसे कैंसिल कर देना चाहिए। और तीसरी बात, लोग जो कहते हैं कि पुलिस को तुरंत ये करना चाहिए था, ये गलत है। पूरी दुनिया में जब ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं, बहुत ही बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं जहां 5-5 लोग आते हैं जी, तो वहां पर जो स्पॉन्सर्स हैं जो करोड़ों कमाते हैं, ये उनकी जिम्मेवारी है कि ये 5 या 10 मेडिकल टीम्स लगाएं, एम्बुलेंस लगाएं और पुलिस को पेमेंट पे ये करें। ओलंपिक्स ऐसे जगह में पुलिस को पेमेंट दिया जाता है और तब वो आते हैं। चौथी बात, जिस समय भगदड़ मची और किस प्रकार से भगदड़ मची, बाबा देख रहे थे कि उनके सामने एक गंभीर त्रासदी की शुरुआत हो चुकी है और वो निकल गए वहां से। उनके सेवादार उस गरीब महिलाओं को धक्का दे रहे थे और इनको बाहर जाने के लिए एक रास्ता बना रहे थे ताकि वो भाग जाए, और उसमें निकास के लिए उतने गेट्स भी नहीं थे। इसी तरह वो लोग मरे हैं। इतने लोगों की जान का चले जाना, उसके बावजूद इस पूरे मसले को लेकर सियासत होना, ये कहां तक ठीक है? प्रशासन की गलती है, जिम्मेदार है, इंतजाम नाकाफी थे, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बाबा के खिलाफ कोई बोलने को तैयार क्यों नहीं है? क्या वोट बैंक का चक्कर है? क्या दिक्कत है? क्यों कोई सामने आके नहीं बोलता कि बाबा से पूछताछ कीजिए ना? देखिए, मैंने आपसे बोला ना, आजकल भारतीय जनता पार्टी के सरकार के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की होती है, सवाल विपक्ष से पूछने की कोशिश करती है। हादसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में घटनाएं, दुर्घटनाएं घटती हैं। शुरुआत मैंने राजेश जी से की है। अनुराग जी, आप मीडिया पर ठीकरा फोड़ना सबसे ज्यादा आसान है। नहीं सर, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सर, मैंने अपना सवाल पूछा ना, मीडिया का नाम ही नहीं लिया, आप आपने बोला ना कि विपक्ष से सवाल पूछा जाता है। मीडिया बोला क्या? आपने बोला ना विपक्ष, सवाल तो सर मैं ही कर रही हूँ ना आपसे। अनुराग जी, बोलने दीजिए, मैंने मीडिया सवाल तो मैंने किया ना आपसे, तो आप क्यों बोल रहे हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी बोला, मैंने भारतीय जनता पार्टी बोला, आपकी जिम्मेदार मैं नहीं। बात कहिए, मैं अपनी बात कहने आया हूं, मुझे कहने दीजिए। बोलिए बोलिए। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अजीब सा हाल है आजकल कि अगर सत्ता पक्ष, चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, दुर्घटनाएं घटनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होती हैं, सवाल विपक्ष से पूछती है। कमाल की बात है भाई, ये तो जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी होगी ना कि इतना बड़ा हादसा हो जाए तो सवाल तो है, तो सुलगेंगे ही, एक एक मौत का हिसाब मांगेंगे। राजेश जी बच नहीं सकते। क्यों निर्दोष लोग पैरों तले रौंदे गए? आप सोच रहे हो कि निर्दोष पर लोग यहाँ पैरों तले रौंद के चले हो गए? इसमें गरीब, ज़्यादातर गरीब लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के आने वाले लोग हैं, जिनके घरों में उतनी इनकम नहीं है, ना उतनी व्यवस्थाएं हैं, और आपके मुआवजा देने से कि उनकी ज़िंदगी वापस नहीं आ जाएगी। आपका पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? आपका वहाँ पे डीएम, एसपी, एसडीएम, सीडीओ, सीएमओ क्या कर रहे थे? वो उन्होंने परमिशन दिया था, प्रशासन ने परमिशन दिया। अगर 80,000 का भी परमिशन दिया, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हमने परमिशन दे दिया उसके बाद हम सो गए चद्दर तान के। अब डीएम और एसपी की कोई जिम्मेदारी नहीं, परमिशन दे दिया, हमने सो गए, अब होने तो जो हो रहा है, हमें क्या करना है? सरकार अपनी है, क्या दिक्कत है? एक छोटा सा सवाल आपसे है। उसके बाद मेरी बात पूरी होने, बात पूरी होने दीजिए, रोकिए मत। अरे बात तो पूरी हो जाए, सवाल तब पूछोगे, बिना बात हुए सवाल पूछ लेंगे क्या? कमाल की बात कर रहे हैं आप भी, एक वर्ड नहीं बोलने दीजिए। सर, कितनी देर से आपको मौका दे रहे हो ना, काउंटर क्वेश्चन है तो आप उसका जवाब तो देंगे ना। डिस्टर्ब मत कीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन है, वरना हमें उठा दीजिए। अगर आपको दिक्कत आ रही है हमारे बोलने में तो हम उठ जाएं, बोलिए बोलिए बोलिए। आपको दिक्कत हो रही तो उठ जाएं, कह दो अगर आपको नहीं बोलने देना है। 30 सेकंड में आपको दे रही हूं। 5-5 मिनट बुलवा रही है, बीजेपी को आपने 10 नहीं, बीजेपी 5-5, 7-7 मिनट बोलती रही, तब आप नहीं टोके। मैं सब कुछ बोल रहा हूं तो आप बीच में टोक रही हैं। बोलिए बोलिए भदौरिया जी, बोलिए। अरे मुझे बोलने दीजिए भाई, क्या दिक्कत है आपको? मैंने कहा डीएम, एसडीएम, सीडीओ, एसएसपी 80,000 की परमिशन मांगी, दे दियो, चद्दर तान के सो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है।
वहां 2-2.5 लाख लोग आ गए, किसकी जिम्मेदारी थी? प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं थी? उनकी देखने की जिम्मेदारी नहीं है कि जो हमने परमिशन दी उससे ज्यादा लोग आ गए तो उनकी व्यवस्था कैसे होगी? एम्बुलेंस की व्यवस्था वहां है कि नहीं है? वहां निकासी की व्यवस्था है कि नहीं है? वहां दमकल वहां खड़ी है कि नहीं खड़ी है? वहां पे मेडिकल फैसिलिटी है या पानी की व्यवस्था है कि नहीं है? लोग कैसे अंदर जाएंगे, लोग कैसे बाहर निकलेंगे, ये व्यवस्था है कि नहीं है? ये प्रशासन की देखने की व्यवस्था है ना। व्यवस्था से सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, तय करनी होगी। लेकिन भदौरिया जी, मेरे को एक सवाल पूछने दीजिए ना, फिर आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। आप ही से पूछ रही हूँ, आप कह रहे इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन आप ही के पार्टी के नेता है ना रामगोपाल यादव, सुनिए ना, आप ही के पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, वो तो कह रहे हैं ऐसे हादसे होते रहते हैं। उन्होंने कहा ना, ये उनका स्टेटमेंट याद है सर आपको? अब हो गया, अब सवाल हो गया ना। बिल्कुल, और इस सवाल का जवाब दीजिएगा भदौरिया जी। आपका अब मैं बोलने दीजिए ना मुझे। हाँ दीजिएगा, अरे रुकिए ना, मैं सवाल का जवाब देने के लिए तो आया हूं, मैं बीजेपी थोड़ी हूं। ठीक है, घटना हमारे सरकार में होगी, दोष ठहराएंगे तमिलनाडु को और वहां पे चले जाएंगे महाराष्ट्र की घटना पे। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, समाजवादी लोग हैं। जिम्मेदारी से बात करते हैं, जिम्मेदारी से जवाब देते हैं और जनता की सेवा करते हैं, तभी सर दीजिए जिम्मेदारी से जवाब। आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं ऐसे हादसे होते ही रहते हैं, बोलने दीजिए ना। आप क्या है? अरे आपको क्या दिक्कत है भाई, आप क्यों नहीं बोलने दे रही हैं? आप बताइए सर, बताइए। मैं उठ जाऊं? आप बताओ तो मैं उठ जाता हूं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप क्या दिक्कत है? आप बीजेपी की तरफ से बैठी हैं क्या? एक शब्द नहीं बोलता हूं, आप बीच में टोक पड़ती है भाई। क्या दिक्कत है? आपने सवाल पूछा, जवाब भी नहीं देना चाहते आप। अनुराग जी प्लीज, क्या है भाई? आपको एक सवाल पूछा है मैंने, आप इतनी देर से आप बोलने कहां देते? आप मुझसे मुझे एक लाइन। सर आप ही तो बोल रहे हैं। अरे आप मुझे, देवी जी आपसे मैं नमस्कार कर लूं? अगर आपको नहीं इच्छा है हमसे सवाल पूछे जवाब देने की, एक लाइन नहीं बोलता आप चिल्ला पड़ती हैं भाई। क्या दिक्कत है आपको? बीजेपी ने भेजा है क्या आपको पूछने के लिए? अनुराग जी, दूसरों पर आप सवाल कब तक पूछते रहेंगे? समय कम है तो क्यों टोक रहे? समय कम है सर, मेरा है ना, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप जवाब दीजिए। मैं दूसरों पे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बात पूरी कीजिए। अनुराग जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। अरे जवाब दे रहा हूँ, आप बोलने कहाँ दे रही है मोहतरमा जी? आप बोलने नहीं दे रही हैं, आप बोलने नहीं दे रही है। इतनी देर में मेरी बात पूरी हो गई होती। आपने भी समय बर्बाद किया, देश का समय बर्बाद किया, जनता का समय बर्बाद किया, अपना समय बर्बाद किया, मेरा समय बर्बाद किया। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की क्या बोलता हूं, आप मुझे डिस्टर्ब करना चाहते, क्योंकि आप चाहती नहीं ना जवाब मिले। देखिए मैंने आपसे बोला, आप सवाल पूछिए, आपको सवाल ही नहीं सुन, जवाब ही नहीं सुनना है। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती है। क्यों बचना चाहती है भाई? ये बोल के जिम्मेदारी सरकार की है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकती ना। और हादसा हो, दुर्घटना हो, घटना हो, फिर भी जिम्मेदारी तो सरकार की होगी ना, क्योंकि सरकार ने परमिशन दी है। सरकार भारतीय जनता पार्टी के व्यवस्थाएं सरकार को करनी है, वहां पे सिचुएशन भी सरकार को देखनी है। जिम्मेदार कोई भी हो, आप उस पर एफआईआर की कार्रवाई कीजिए। अभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होते, समाजवादी पार्टी के लोग न्याय के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ रहे होते, तो अभी डंडा मार के बुलडोजर चला देते आप पता नहीं कहां चला गया बुलडोजर। आप निर्दोषों को तो पकड़ ले रहे हो, छोटे मोटे जो उन पे तो एफआईआर करके आप पकड़ रहे हो। बड़े कौन लोग हैं, बड़े कौन लोग हैं जिसकी वजह से घटना हुई है? उन पे एफआईआर क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती वहां डीएम के ऊपर में? सर जिस तरीके से आप खुद सुन रहे हैं कि इस पूरे मसले को लेकर सियासत हो रही है, और जब सियासत से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब नहीं दिया जाता, जोर जोर से चिल्लाया जाता है लेकिन जवाब नहीं मिलता है। एमएच खान, लेकिन इस इतने संवेदनशील मुद्दे को लेकर सियासत करना ये ठीक है क्या? ये सियासत लोग कर रहे हैं तो जनता भी देख रही है। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इस घटना के बाद जिसने परमिशन दिया उस पर क्या कार्रवाई हुई? आप योगी आदित्यनाथ जी वहां मौके पे पहुंचे तो क्या कार्रवाई हुई? जिसने परमिशन दिया वो दोषी, जिसने परमिशन लिया वो दोषी, और जिसने एसपी और डीएम वो दोषी। ये जो जांच की बात कर रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, जांच बिल्कुल नहीं हो पाएगी, इसलिए कि डीएम, एसडीएम और लेखपाल और क्या नाम है इंस्पेक्टर और सीओ, इनको तो तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। एक सेकंड नहीं लगाना चाहिए, तुरंत बिना जांच के बर्खास्त कर देना चाहिए। इसलिए कि 125 लोगों की मौत हो गई, कार्रवाई नहीं हुई। अब इसमें आप संवेदनशील हैं कि आप 125 लोग मर गए, अब जांच होगी। अरे शर्म करो भाई, इस पे जांच क्या होगी? पकड़ो उसको, बाबा को, सॉरी, बाबा को पकड़ो और इनको बर्खास्त करो। एसडीएम, सीओ, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज, इसको तुरंत बर्खास्त करो। अगर नहीं बर्खास्त कर रहे हो तो आपकी ये कमजोरी मानी जाएगी। आपने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं किया। आप 125 लोगों की लाश के ऊपर राजनीति कर रहे हो। आप कह रहे हो कि हम उसकी जांच करेंगे, सामने दिख रहा है।
बिल्कुल सर, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। राजेश जी, कहा जा रहा है कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन ये किस तरीके की जांच? अभी तक कोई बर्खास्तगी इस मामले पर नहीं होती है और आप ही की पार्टी की नेता है बेबी रानी मौर्य, वो कह रहे हैं कि इसमें तो प्रशासन की कोई गलती नहीं है, जितने लोगों के आने का प्रोग्राम था उसके हिसाब से इंतजाम किया गया था। अगर 50,000 लोगों की जानकारी भी प्रशासन तक पहुंची थी तो क्या 40 पुलिसकर्मी काफी थे? 3 डॉक्टर्स की टीम काफी थी? 2 एम्बुलेंस 50,000 लोगों के लिए काफी थी? सर बताइए ना। देखिए, 80,000 लोगों की परमिशन ली गई, लगभग 2.5 लाख लोग वहां पर आए और ये वास्तव में प्रशासन को जानकारी रखनी चाहिए थी। मैं इस बात को मानता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है स्वीकार करने में, पर अरे सुनिए ना, सुनिए, ज्यादा मत बोलिए, सुनिए, जवाब सुनिए। और ये जो मियां जी बोल रहे हैं ना, प्रशासन की ये जो सड़क पे नमाज पढ़ने वाले, ये सड़क पे आकर के अराजकता फैलाने वाले लोग बोल रहे हैं ना, ये यदि कहीं कार्रवाई की, क्या एडीएम पे की, क्या डीएम पे की, क्या एसएसपी पे की, क्या कमिश्नर पे की, किस पर कार्रवाई हुई, जरा मैं जानना चाहता हूँ। जिनकी वजह से वहाँ पे पानी तक नहीं मिला, पानी की क्या आपने पानी की व्यवस्था वहाँ कर रखी थी? क्या वो आपने निकासी की व्यवस्था कर रखी थी? अनुराग जी, आपके पास आऊंगी, अभी राजेश जी को मौका दिया, उन्हें बोलने दीजिए। आपके बारे में कोई नहीं बोला था। राजेश जी बोलिए। हुआ है, चीफ सेक्रेटरी हुआ है, सब लोग हुआ है, जवाब तो ले लीजिए भदौरिया जी, जवाब तो ले लीजिए। उन्हीं से सवाल पूछा है, प्रशासन की जिम्मेदारी को लेकर, जिसको लेकर आप इतनी देर से बोल रहे थे, उसी से जुड़ा मेरा सवाल है, जवाब दे रहे हैं ना, सुन लीजिए, बताइए राजेश जी। देखिए, हम राजनीतिक दल से आते हैं, आरोप लगा रहे हैं हमसे पॉलिटिकली, हमारा कोई संबंध बाबा से नहीं है। मैंने तो वो वीडियो देखा और आपके चैनल पे ही देखा है, अखिलेश यादव कह रहे हैं साकार की जय जयकार हो, ब्रह्मांड में इनकी ख्याति बनी रहे, और बाबा को जाकर के साष्टांग कर रहे हैं, चुनाव में उसकी मदद ले रहे हैं। यदि ऐसा होता, ये समाजवादी पार्टी के समर्थक बाबा हैं, तो हम उसको पकड़ करके जेल में डालते तो राजनीतिक विद्वेष होता, यही बोलते। कमाल की बात कर रहे हो, फोटो होना, किसी के प्रोग्राम में जाना, कोई दोषी हो जाता है क्या? आसाराम बापू के साथ फोटो है कि नहीं है? कितने कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की फोटो आसाराम बापू जी के साथ है, इसके मतलब वो दोषी हो जाएंगे क्या? कमाल की बात कर रहे हो। सत्संग में तो हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में सत्संग होता है, सभी लोग जाते हैं, नेता हो या जनता हो, लेकिन इसकी जिम्मेदारी, इसका मतलब नहीं होता कि प्रशासन यहाँ पे जिम्मेदारी से भाग जाएगा। कमाल की बात कर रहे हैं आप, इसकी फोटो, उसकी फोटो। अरे आपके यहाँ तो बीएचयू की घटना की फोटो किन किन लोगों के साथ थी? जो बीएचयू की घटना होती है उसके आरोपी की फोटो किन किन लोगों के साथ थी? याद है आपको कि भूल गए? क्या दिलाऊं? कान में तेल डाल के सुनो, अगर भूल गए हो तो। आसाराम बापू जी की फोटो किन किन लोगों के साथ थी, मैं याद दिलाऊं आपको? याद दिलाऊं आसाराम बापू जी के साथ? आसाराम बापू। राजेश जी, भदौरिया जी, एक एक करके प्लीज सर, इतना सेंसिटिव ये मामला है, आपको पीड़ित परिवार देख रहे होंगे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। सर, जनता देख रही है, आप 121 लोगों की मौत पर राजनीति कर रहे हैं। सर प्लीज एक एक करके सवाल पूछा जाए, एक एक करके बात कीजिए। भदौरिया जी, राजेश जी, एक एक करके। सर देखिए ना, सुरेश जी भी, सर प्लीज सर, जाता है तो बेचैन हो जाते हैं। देखिए सुरेंद्र जी भी बैठे हैं ना, खान सर भी बैठे हैं, अपनी अपनी बारे में बात कर रहे हैं। आप दोनों, सर किसी की बात समझ नहीं आ रही, सर किसी की बात समझ नहीं आ रही है उनके साथ। सर एक एक करके। खान सर आऊंगे आपके पास, खान सर आ रहे हैं। मैं दूसरे गेस्ट के पास चली जाऊंगी। सर आप दोनों का फेडर मुझे डाउन करना पड़ेगा, मैं सुरेंद्र जी के पास चली जाऊंगी क्योंकि किसी की बात मुझे समझ नहीं आ रही है। सुरेंद्र जी, मायावती का ट्वीट आपने देखा होगा सुरेंद्र जी, और वो कह रही हैं कि इस तरीके के कांड से तभी बचा जा सकता है जब लोग बीएसपी के साथ आए। यानी कि लोग अगर बीएसपी पर भरोसा जताएंगे, और दलित वोट बैंक किस तरीके से बीएसपी के समर्थन में रहा है आप जानते हैं, और अब इस पूरे मुद्दे को लेकर वो कह रही हैं कि आप अगर बीएसपी के साथ आएंगे तभी इन कांडों से बचा जा सकता है, वरना तो नहीं। सुरेंद्र जी, का जो ट्वीट है वो मायावती जी जाने, लेकिन अगर मायावती जी इस ट्वीट को लेकर के और इस दुर्घटना को लेकर के और इस हादसे को लेकर के वो ये कहती हैं कि वो लोग मायावती जी के साथ आ जाएं, तो नीचता है, निर्लज्जता है, बहुत साफ सी बात। अब यहाँ 3-4 चीजें हैं। पहली बात, फिर से मैं कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं राजेश जी, अभी ये कहने लगे कि साहब हादसा हुआ, हादसा में क्या नाम, हाथरस में, और ये चूंकि एमएच खान साहब मुसलमान हैं, इनके दाढ़ी है, ये मियाँ जी सड़क पे नमाज पढ़ते हैं, ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं? नंबर 1। नंबर 2, राजेश भाई अपनी बारी पे जवाब देना। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इस हादसे को आप इसके बाद हिंदू मुसलमान से क्यों जोड़ना चाहते हो, सड़क की नमाज से क्यों जोड़ना चाहते हो? सड़क पर तो हमारे यहाँ पर चाहे ये नमाज पढ़े, चाहे 20 दिन का हमारा कांवड़ चले। एक बात।
तो देखिए, इन सारी बातों की बात मत किया कीजिए। हिंदू मुसलमान करते करते आप लोग अयोध्या में भी चुनाव हार गए हो, पूरे रामगमन वन पथ पर हार गए हो। अब तो कम से सर सुनिए, राजेश भाई, तीसरी बार सरकार बनाकर हमने रिकॉर्ड बनाया है। इस बात का गौरव है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है। तीसरी बार सरकार बना के हमने रिकॉर्ड सर एक एक करके प्लीज राजेश जी, एक एक करके अपनी बात करिए, एक एक करके प्लीज। तीसरी बार सरकार बनाई है, इस बात का गौरव है हमको। देश की जनता ने हमारे नेतृत्व में भरोसा जताया और आप 100 भी नहीं छू पाए हो। सर एक एक करके, सर किसी की बात समझ नहीं आ रही है। सुरेंद्र जी, राजेश जी, किसी की बात समझ नहीं आ रही है। मुझे क्यों कह रही हैं? एक एक करके दोनों अपनी बात रखिए। सर मैं दोनों को कह रही हूँ, सुरेंद्र जी आप सुन रहे हैं, मैं दोनों को कह रही हूँ ना, एक एक करके अपनी बात रखिए। राजेश जी, सुरेंद्र जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। राजेश जी प्लीज, आपकी बारी में कोई नहीं बोला, वो हाथ खड़ा कर रहे थे, उनकी बारी आई, आप बीच में बोलने लगे हैं। राजेश जी रुकिए रुकिए, मैं आ रही हूँ ना आपके पास। सुरेंद्र जी हाथ खड़ा कर रहे थे, सर मैं आ रही हूँ आपके पास। सुरेंद्र जी आप अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए, 30 सेकंड के अंदर, जल्दी से सर। राजेश, मैं आपके बारे में एक शब्द नहीं बोला, ध्यान रखिएगा इस बात को। और गला मेरा आपसे तेज है, ठीक है ना, जान लीजिए इस चीज को। यहाँ नहीं, सिर्फ कहीं नहीं बोलने को, ठीक है। आप सम्मान करिए, आप क्षेत्र के विधायक हो, कम से कम 5 लाख की कंस्टिट्यूंसी को नेतृत्व करते हो, तो संयम रखना सीखो, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये लोग विषयांतर कर रहे हैं सारी चीजें, क्योंकि ये इतनी गंदी घटना इनके यहाँ पर हुई है। और यहाँ पर राहुल गांधी जी तो गरीब आदमियों से मिलने आ जाते हैं हाथरस में, इनको दर्द हो रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं चीन में स्मगलरों को छुड़वाने के लिए, अमीर स्मगलरों को, जो क्या नाम हीरे के व्यापारी थे चीन में 2011 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। हाँ मेरे पास हाथरस के मुद्दे पर रहिए ना अभी फिलहाल, सर बहुत सेंसिटिव केस है, इस मुद्दे पर आपको फिर से मौका मिलेगा, फिर से बात रखिएगा। अभी हाथरस पे रहिए ना सर। सुरेंद्र जी हाथरस पर बात कीजिए। राजेश को बीच में बोलने नहीं, राजनीतिक पर्यटन करने के लिए 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 11 गुजराती स्मगलरों को, हीरे व्यापारियों को बचाने के लिए चीन जा सकते हैं। सुरेंद्र जी लेकिन आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी इतना बड़ा मुद्दा है देश का, और इस पर राजनीति जिस तरीके से हो रही है, आप जरा सोचिए कि इस वक्त जो पीड़ित परिवार आप लोग आपको सुन रहे होंगे, वो देख रहे होंगे कि आप किस तरीके से डिबेट कर रहे हैं मौके पर। आप कैसे डिबेट कर रहे हैं सर? सत्ता से अगर सवाल पूछ रहा हूं तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पेट में दर्द हो रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी इसमें नाच जा रही है कि नरेंद्र मोदी अमीर तस्करों को छुड़ाने के लिए चीन चले जाते हैं। ठीक है, खान सर एक सवाल मेरा आपसे है, और सवाल ये है कि जिस तरीके से आज मधुकर की गिरफ्तारी होती है, खान सर मधुकर की आज जिस तरीके से गिरफ्तारी होती है, और फिर एपी सिंह जो कि वकील हैं इस पूरे मामले में, बाबा के वकील, वो ये कहते हैं कि हमारी तरफ से कोई पिटीशन दाखिल नहीं की जाएगी, आप पूछताछ कीजिए। क्या ऐसा लग रहा है खान सर कि मधुकर के नाम पर ये पूरा ठीकरा फोड़ के बाबा को क्लीन चिट दी जा रही कि बाबा की कोई गलती नहीं है? ऐसा हो रहा है क्या खान सर? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, सबसे पहले आपसे यही सवाल मैंने किया आपसे कि शासन ये बताए कि वहां पर कार्रवाई क्या हुई। कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं, ना एसडीएम के ऊपर कोई कार्रवाई हुई, ना इंस्पेक्टर के ऊपर कोई कार्रवाई हुई, सीओ के ऊपर कोई कार्रवाई हुई, ना ही डीएम एसपी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई। आखिर मुख्यमंत्री जी किस काम के लिए वहां गए थे? क्या देखा उन्होंने देखा 125 लाशें पड़ी हैं। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मानना है, मैं तो राजनीति में बहुत दिन से हूँ, मेरा तजुर्बा भी कहता है, पहले बिना जांच के सीओ, एसडीएम, तहसीलदार और चौकी इंचार्ज, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। ठीक, सबसे पहले इनको बर्खास्त करना चाहिए और डीएम और एसपी का ट्रांसफर करना चाहिए, तब जांच होनी चाहिए, वरना जांच प्रभावित हो जाएगी। ठीक है खान सर, जांच प्रभावित हो जाएगी। ये डीएम और एसपी उसी चीज लाइन पर चलना चाहते हैं। 125 लोगों की लाश नहीं देख पा रहे हैं, ये कब देखेंगे? और मुख्यमंत्री जी ने क्या कार्रवाई की वहां पहुंच करके, जरा बताइएगा मुझे, या भारतीय जनता पार्टी के एमएलए साहब बताएंगे क्या कार्रवाई की उन्होंने? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3-4 लोगों को सस्पेंड कर देना
नहीं चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। ठीक इतनी है। बड़ी चूक, इसलिए कि गरीब लोग थे, इसलिए कि बैकवर्ड क्लास के अच्छा लोग थे। अच्छा खान सर, इसलिए मायावती का जो बयान है उस पर आप क्या कहेंगे? मायावती कह रहे हैं कि बीएसपी के साथ आइएगा तभी इस तरीके के हाथरस जैसे मामलों से आप बच सकते हैं। ये भी तो कोरी राजनीति है ना। मायावती के साथ कोई फसाद कुछ नहीं हुआ। इनके राज में पेपर लीक हो रहा है, इनके राज में दंगा हो रहा है, इनके राज में बाबाओं का जन्म हो रहा है, एक से एक बाबा निकल के आ रहे हैं, सब जा रहे हैं वहाँ। आप बताइए अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में आपने 8,000 लोगों करोड़ की सड़कें मौत बनाई, के सब मामले बच गई। में वो ट्वीट करती हैं और वोट मांगती हैं कि आप आइए बीएसपी के साथ। ये आपको राजनीति नहीं लगती कि नहीं, ये तो सीधे तौर पर राजनीति है? हाँ बिल्कुल नहीं। ठीक है। कह रही है, ठीक कह रही कि ऐसे में शासन प्रशासन चुस्त होता। अगर बहन कुमारी मायावती जी ऐसे में वहां से जाती जिले में हाथरस में, तो डीएमएसपी को तुरंत सस्पेंड कर देती, छोड़ती नहीं वो। ठीक है लेकिन यहाँ खान साहब, प्रशासन भदौरिया जी ढीला आपके है। पास आ रही हूँ। अनुराग जी, मेरा एक सवाल ये है, आपको क्या लगता है कि अगर इस बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, पूछताछ नहीं होगी, इस तरीके से जो हम देख रहे हैं सब चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा, तो हाथरस के जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिल पाएगा क्या? मैंने तो आपको पहले ही बोला है कि भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को न्याय नहीं देती है। ये अन्याय करने वाली सरकार है, ये अन्याय के साथ खड़ी होती है। न्याय के साथ कब खड़ी हुई है? अगर न्याय के साथ खड़ी होती तो आज अयोध्या में भी प्रभु राम इनका साथ नहीं छोड़ते। सवाल ये है कि देखिए, एक माँ गई, किसी की माँ गई, किसी की बेटी गई, किसी की बहन गई, किसी के माँ के सामने उस बच्चे की अर्थी उठी, कितना दर्द है हाथरस में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, नेता, विधायक कितनी निर्लज्जता से कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में ऐसी घटना हुई थी तो फलानी जगह ऐसी हुई थी। क्यों कंपेयर कर रहे हो? ये अपने उत्तर प्रदेश के लोग, अपने देश के लोग, 20 लोगों की मौतें हो गई, 120 लोगों की मौतें हो गई। अपनी बहन बेटियां हैं कि और की नहीं है, ये हिंदुस्तानी बहन बेटियां हैं। थोड़ा तो दर्द रखो, थोड़ा इसकी तकलीफ को समझो, बजाय इसके कि दूसरों पे दोषारोपण करने के लिए आपको सीधा बोलना चाहिए तो ये मेरी सरकार की गलती है, हमारे प्रशासन की गलती है, हम नाकाम साबित हुए और हर जगह हम नाकाम साबित हो रहे हैं। इसके पहले भी हाथरस में घटना बेटी के साथ हुई थी, रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया गया था। हम लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, ये लाठियां बरसाते रहे हमारे ऊपर, लाठियां बरसाते रहे। वो लाठियों के सुनिए, बताइए ना सर, इसका भी जवाब दे दीजिए। मैं दूसरी बार कह रहा हूं, आपसे जो ये तो कहते इनसे हाँ। पूछो तो आपको क्या लगता है? मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूं। चाहे बाबा हो, चाहे वहां पे आयोजक हो और प्रशासन, आपको जो जिम्मेदार लगता है ठोक के कार्रवाई कीजिए, लेकिन सरकार को कार्रवाई नहीं करनी है। तो प्रशासन को बचाना चाहती है, वो छोटे लोगों को कार्रवाई कर रही है, छोटे लोगों को पकड़ के खाना पूर्ति करना चाहती है। अरे गरीब बेचारे जो परेशान लोग, उनको पकड़ के आप कार्रवाई कर रहे हो। अरे पकड़ना है तो डीएम को पकड़ो, पकड़ना है तो एसएसपी को, एसपी को पकड़ो, पकड़ना है एडीएम को पकड़ो, एसडीएम को पकड़ो, सीएमओ को पकड़ो, जो जहां चद्दर तान के सो गए थे, परमिशन देने के बाद उनके नाक के नीचे एक प्रोग्राम होता रहा और इतने लोगों की मौतें हो गई। आप उनका नाम तक लेने को तैयार नहीं है। क्या है ऐसा जो डीएम एसपी अधिकारियों को बचाती रहती है सरकार? हाथरस में इसके पहले घटना हुई थी, आपने टोक दिया। हाथरस में पहले घटना हुई थी, एक बेटी के अंतिम संस्कार रात में हो गया था, तभी डीएम को बचाते रहे इन्होंने, तभी डीएम को बहुत दिनों बाद ट्रांसफर किया। ऐसा क्या अधिकारियों से आप करवाते हो उल्टा सीधा काम, जो अधिकारियों से डरने लगी है ये सरकार? अधिकारियों से क्यों डरती है? अधिकारियों पे हाथ डालने से क्यों डरती है? क्या आप अधिकारियों से काम करवाते हो? कौन सा काम करवाते हो आप अधिकारियों से जो आप डरते हो उनको हटाने, उनके ऊपर कार्रवाई करने में? ये जानना चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता, लेकिन इसका जवाब आप नहीं देते। बहस करने लगते हो, दूसरों के बीच में बोलने लगते हो, टोकने लगते हो, पेट में दर्द होने लगता है। आपको कोई दर्द नहीं है कि वहां लोगों की मौतें हो गई हैं, कोई दर्द नहीं है। आपको राजनीति करनी, पूरी राजनीति करनी है। राजनीति में कहेंगे ये हो गया, क्या वहां पे व्यवस्था, हॉस्पिटल व्यवस्था क्या थी बताइए आप? कैसी व्यवस्था? राजेश जी, जो आपने मंगा के, मेरा सवाल है आपसे। ठीक है भदौरिया जी, ठीक है, आप पता चलता है कि आप भदौरिया जी ठीक है, आपने अपनी बात रखी। मैं राजेश जी से एक सवाल पूछूंगी, उसके बाद सुरेंद्र जी मैं आपके पास आ रही हूँ। राजेश जी जरा ये बताइए, राजेश जी मेरे दो सवाल हैं आपसे। कोरोना गिरफ्तार किसने रोका है? मेरे दो सवाल हैं आपसे राजेश जी। भदौरिया सर ठीक है ना, आपने अपनी बात रखी। भदौरिया जी, हम विपक्ष में, सरकार मेरे पास नहीं है, पुलिस मेरे पास नहीं है, ठीक है। तुम किस लिए झुंझुना बजाने के लिए बैठे हो क्या? सरकार में झुंझुना बजाओगे ठीक है भदौरिया जी, ठीक है। मैं विपक्ष करेगा, सत्ता पक्ष क्या करेगी? राजेश जी से मेरा सवाल रहेगा। हम गिरफ्तार करेंगे क्या? पुलिस हमारे पास है क्या? हम गिरफ्तार करेंगे? आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या जिम्मेदारी? सत्ता में रहकर कौन सी यहाँ पे जिम्मेदारी निभा रहे हो? सत्ता में रहकर विपक्ष जैसी बातें कर रहे हो कि गिरफ्तार करो, हम गिरफ्तार करेंगे।
क्या बात करते हो? काय का विधायक हो? विधायक का मतलब नहीं पता बोलते हो। राजेश जी, राजेश जी, जरा ये बताइए, राजेश जी, अनुराग जी, ठीक है, आपने अपनी बात रख दी ना। अनुराग जी, मैंने अब आपको पूरा मौका दिया है, अब सवाल पूछने दीजिए। अगर बीजेपी के विधायक हो तो शर्म आनी चाहिए आपको। अनुराग जी, अब मैं सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रही हूँ, मुझे पूछने दीजिए, फिर आप कहेंगे कि सवाल विपक्ष से पूछा जा रहा है। अनुराग जी, राजेश जी, मुझे बताइए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि कभी ये कहा जाता है कि जो अराजक तत्व हैं वो घुसे। राजेश जी, आप मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। राजेश जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेरा सवाल सुनिए। ये कहा जा रहा है कि अराजक तत्व घुसे, उन्होंने इस तरीके का उपद्रव मचाया। तो सवाल मेरा ये है कि अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स वहां पर घुसे थे तो फिर एंटी सोशल एलिमेंट्स की पहचान अभी तक क्यों नहीं की गई? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि ये जो बाबा है, खुद को भगवान मानता है, परमात्मा लोग इसको कहते हैं, जब इतने लोगों की मौत हो गई, क्या आपको लगता है इस बाबा को लोगों के सामने तो आना चाहिए था ना, उनके बीच तो पहुंचना चाहिए था ना? और तीसरा सवाल मेरा ये है सर कि जिस तरीके से ये सवाल उठ रहा है कि अभी तक सस्पेंशन की कार्रवाई क्यों नहीं की गई, या और तरह की जो कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जानी चाहिए थी, क्या वो बिल्कुल सटीक तरीके से हो रही है कि लोगों के मन में भरोसा हो कि उन्हें इंसाफ मिलेगा? बताइए राजेश। निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा और गंभीरता पूर्वक कार्रवाई हो रही है। लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। जितने लोग अरेस्ट किए वो समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग हैं, वही कार्यक्रम आयोजक से हम गिरफ्तार कर रहे हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। और आयोग आज ही पहुंचा है घटनास्थल पर। आयोग न्यायिक आयोग का गठन किया है ना। भदौरिया जी, देखिए आप प्लीज, अब आप मत बोलिए। अब राजेश जी से सवाल पूछा है मैंने। अनुराग जी, सवाल राजेश जी से है, उन्हें जवाब तो देने दीजिए। समाजवादी पार्टी हर बात में समाजवादी पार्टी तो जनता की सेवा के लिए है। अनुराग जी, इस तरीके से डिबेट नहीं होती है, आप सुनते नहीं, आप सिर्फ बोलते रहते हैं। अनुराग जी सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। पानी में डूब मरना चाहिए। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हो, विपक्ष की बात कर रहे हो। समाजवादी तो हर गाँव में है, हर घर। अनुराग जी, ऐसे डिबेट नहीं होगी।